देखो यार, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। सब लोग प्लीज़ ध्यान देना, जहाँ भी डाउट आए वहाँ पूछना है। क्या क्या चीज़ें हमने देखी थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बता दो तो एक बार। देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल से करीब करीब 2 लेक्चर हो गए थे इस टॉपिक के, राइट। आज का हमारा 3rd लेक्चर है, ध्यान देना बेटा। इसमें एक हमने बेसिक एग्जांपल लिया था। मान लो बाहुबली ने कटप्पा को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, कितने का? 5000 का। बाहुबली को भरोसा नहीं था पैसा देगा कि नहीं देगा, इसने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, उसमें एक ऑर्डर लिखा और वो ऑर्डर लिख करके कटप्पे को बोला कि साइन कर, क्योंकि क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा, भरोसा नहीं है कटप्पा पैसा देगा कि नहीं देगा, इसीलिए एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया और कटप्पा को दे दिया। क्या बोला? साइन करके वापस कर, मतलब एक्सेप्ट कर इस ऑर्डर को। कटप्पा ने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, खुद का साइन किया। अब ये डॉक्यूमेंट क्या बन गया? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जो पहले एक तुच्छ ड्राफ्ट था वो बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसके पास आ गया? बाहुबली के पास। इसके लिए बन गया बिल रिसीवेबल, क्योंकि इसको पैसे मिलने वाले हैं ना। और कटप्पा जिसने भी ये बिल एक्सेप्ट किया था उसके लिए बन गया बिल पेएबल। कटप्पा क्या है यहाँ पे? ड्रॉई। और ये कौन है? ड्रॉवर, जिसने बिल ड्रॉ किया था, जिसने बिल एक्सेप्ट किया, ड्रॉई। बराबर है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ फीचर्स है। राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें बताओ तो? ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर। कंडीशन नहीं होनी चाहिए, उस दिन बारिश आई तो दे देना, नहीं है तो मत देना। इसमें है बहुत सारे टाइप्स है। बिल नहीं नहीं, क्वालिफाइड के केस में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होना चाहिए? अनकंडीशनल। तुम अगर कंडीशन लगा दोगे तो फिर ठीक है, फिर वो कंडीशनल हो गया कि मैं इसी दिन दूंगा या मैं इंडिया में ही दूंगा। तो मुझे बोलेगा मार्स पे आके बिल एक्सेप्ट कर या मार्स पे आके पेमेंट कर, नहीं करूंगा। क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू सिटी, सब्जेक्ट टू प्लेस भी हो सकता है, यस और नो। तो वो अगर स्पेसिफिकली आपको बोला है कि क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो है। 12वीं कक्षा में सभी ने पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे ऐसे टाइप्स दिए रहते थे, राइट। बट आई एम सेइंग अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, कुछ बोला नहीं है तो कैसा रहेगा? अनकंडीशनल। बरोबर है। टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत सारे, टाइप से हमें क्या लेन देन, कोई भी टाइप का हो, अकाउंटिंग एंट्रीज उसकी सेम रहेगी, राइट। उसके बाद और क्या क्या फीचर्स है इसके? राइटिंग में होना चाहिए, ड्रॉर ने साइन किया होना चाहिए, ड्रॉई ने साइन किया होना चाहिए, बरोबर है। स्टैंप होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, यस और नो। फॉर अमाउंट होना चाहिए, सर्टन अमाउंट, वो भी ऐसा नहीं कि उस दिन जो भी हिसाब बनेगा वो दे देना। जो भी हिसाब बनेगा क्या होता है? सर्टन अमाउंट होना चाहिए। या फिर वो अमाउंट कैलकुलेट करते आना चाहिए कि उस दिन तक का ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये भी सर्टन ही है, कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यस और नो। तो अमाउंट सर्टन होना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों का जो भी बिल है, ये बिल ड्रॉई ने एक्सेप्टेड किया होना चाहिए। एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी इन द केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर एक्सेप्टेंस, अरे अभी तो बताया, देखो ड्रॉई ने साइन किया, एक्सेप्ट किया, यस और नो। अमाउंट के लिए है, सारी चीज़ें दी है। ये कुछ क्या है? इसके फीचर्स है। छोड़ो ना, अपने को अभी थोड़ी ना फीचर्स देखने हैं, वो तो बस ऐसे ही समय निकला, बात निकली तो मैंने बता दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ये कुछ फीचर्स है। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ये। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? बेसिकली रिटर्न इंस्ट्रूमेंट। हम लोग प्यार से इसको क्या कहते हैं? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम लोग इसको क्या कहते हैं बेटा? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब मेरा आपसे सवाल, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? ओके, अच्छा, जिस किसी के थ्रू पैसे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और कोई? चेक, ओके, और कोई? हाँ, मॉर्गेज, ऐसी कोई चीज़, ये भी यूज़ होता है।
होता है ना, ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, नहीं होगा? यूज होगा ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, बोलो एनीबॉडी। हाँ, ये भी होता है नोट के एक्सचेंज में, ये भी कैश के एक्सचेंज में होता है। क्यों? ये भी लीगली एक्सेप्टेड है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं किसी को दूँ तो कोई गलत नहीं बोलेगा मेरे को, भैया मेरे पास पैसे नहीं है, ये ले ले अभी का। गोल्ड भी दे सकता हूँ मैं। बोलो ना, बोलो बोलो, मुझसे मुझसे आपस में बात करो। हाँ और कोई? हाँ बोल। ओके, इसमें भी है, गोल्ड में भी है, सिल्वर में भी है। क्यों नहीं है? गोल्ड में श्योरिटी नहीं है। अच्छा, तो आपका बोलना है कि हर वो चीज़ जिसके रेट चेंज नहीं होते वो बिल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। फिर कैसे? एनीबॉडी? आपने बचपन में पढ़ा होगा, 12th में 11th में देखा होगा, या लॉ में देखा होगा, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एनीबॉडी? चलो ध्यान देना। जैसे ये अभी ज़रूरत तो नहीं थी, बट अब मुझे लगा आपने ऑलरेडी लॉ में पढ़ा है। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी एक के बुक में एसेट बोल के दिखता है और किसी दूसरे के बुक में लाइबिलिटी बोल के दिखता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शेयर। जो कंपनी ने शेयर इशू किया, रिलायंस कंपनी ने शेयर इशू किए, तो उसके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में वो दिखेगा शेयर कैपिटल, वही शेयर। और जिसने भी वो शेयर खरीदा, इन्वेस्टर, उसके बुक्स में बैलेंस शीट के असेट साइड में वो दिखेगा इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस कंपनी शेयर। यस और नो? सेम चीज किसी एक के बुक में लाइबिलिटी, किसी दूसरे के बुक में एसेट बोल के दिख रही है। बस उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो मैडम आप जो बोल रहे थे किसी से पैसे लेना है, लेना ऑब्लिक देना, दोनों भी, किसी एक के लिए एसेट, दूसरे के लिए लाइबिलिटी, शेयर। एक और एग्जांपल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो बाहुबली के बुक में क्या दिख रहा है? एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट ना, और कटप्पा के बुक में लायबिलिटी। दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल है सर, क्या बात। हाँ, आपके बुक्स में बैलेंस शीट में कैश क्या बोल के दिखता है? सरकार के लिए कैश क्या हो गया? लायबिलिटी। सर कैसे बताओ? अरे लिखा रहता है, कभी पढ़ा नहीं क्या? अनपढ़ है सारे बच्चे, पढ़ा नहीं आपने? मैं धारक को 500 रुपए देने का, अदा करने का वचन देता हूँ। अरे नोट पे लिखा रहता है ना, अगर आपकी 500 रुपए की वैल्यू नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। तो ये कैश भी क्या हो गया? एक प्रकार से फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड, 50 एग्जाम्पल से आ जाओ। अभी ध्यान देना अच्छे से। सो ड्रॉवर और ड्रॉई, अब हम लोगों ने अकाउंटिंग किसके बुक में की थी गाइस? प्लीज ध्यान देना अच्छे से, ड्रॉवर के बुक में। सब लोग ध्यान दो, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार। हाँ, अच्छे अच्छे टॉपिक है, ये टॉपिक में आप लोगों को कंसंट्रेट करना होगा, जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ पूछना होगा, राइट? एग्जाम में सारे टॉपिक आते हैं बेटा। मैं ड्रॉवर के बुक में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, बी के बुक में, याद आ रहा है इन सभी को? बी के बुक में अकाउंटिंग कर रहा हूँ, बी ने माल बेचा, ए टू सेल, याद आई कुछ एंट्री? उसके बाद ए से बिल आ गया, बिल रिसीवेबल टू ए, उस बिल को इसने मैच्योरिटी तक अपने पास रखा, नो एंट्री। डिस्काउंट कर दिया 5,000 का बिल आपको समझाने के लिए 4,900 में, बैंक वालों ने पैसे दे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट 4,900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू बिल रिसीवेबल चला गया, किसी क्रेडिटर्स को दे दिया होगा, एंडोर्समेंट क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल, या बैंक में डिपॉजिट किया होगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम का अकाउंट ओपन करके बिल डिपॉजिट कर दिया।
जो बच्चा इसके पहले 2 लेक्चर में एब्सेंट था, मुन्ना तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी आज। घर पे आपको रिवाइज करना होगा, अगर कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो घर पे लेक्चर देखना होगा। आपको लेक्चर दिख रहा है डेली बेसिस पे, डेली अपलोड होते हैं, सेम डे अपलोड होते हैं, डिले नहीं होता है ना। अगर डिले हुआ तो मुझे बोलना कि सर लेक्चर डिले हो रहा है, तो मैं उस हिसाब से हमारे स्टाफ की तबीयत ठीक करूँगा और वो सेम डे अपलोड करेंगे। तो अगर कोई दिन लेक्चर अपलोड नहीं हो तो प्लीज़ मुझे बोलो कि सर आज लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है। डन। उसके बाद ये बिल ड्यू डेट पे ऑनर हो गया। हमारे पास बिल था, फर्स्ट वाली केस थी, फर्स्ट वाली केस ये, सेकेंड केस ये, थर्ड केस ये और फोर्थ केस ये। फर्स्ट केस में बिल का ऑनर हो गया, बोलो मेरे पास कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, तो बिल रिसीवेबल। सेकेंड केस में बिल किसके पास है, बैंक के पास, ऑनर हो गया, नो एंट्री, नो एंट्री। यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन को अब क्या करो, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट नहीं करना है, वो तो ऑलरेडी हो गया, देखो बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करना है। यस और नो, कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, सर इंस्ट्रूमेंट हैविंग मनी और मनी इज वर्थ, हाँ अथर्व आ जाओ, ध्यान देना, मैंने जो बताया वो समझ में आया ना। उसके बाद बिल अगर डिसऑनर हुआ या इंसॉल्वेंसी हो गई किसकी, ड्रॉई की, तो भी क्या एंट्री रहेगी, याद आ रहा है ना, सेम ही ना। हाँ, बिल डिसऑनर हुआ पहले केस में, चाहे पहली केस हो, दूसरी केस हो, तीसरी केस हो, चौथी केस हो, हर केस में कटप्पा ही मरेगा। मान लो नोटिंग चार्जेस 100 रुपये है, तो कटप्पा से कितना लेना है, हर केस में, हर केस में डेबिट क्या हो रहा है। अब पहले केस में बिल अगर मेरे पास है तो मैं कैंसिल करूंगा और मैंने नोटिंग चार्जेस पे किए होंगे। दूसरे केस में बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए रहेंगे ना, क्योंकि वो बिल तो बैंक वालों को मैंने दिया था। ड्यू डेट के दिन जब बैंक वालों को पैसे नहीं मिले तो बैंक वालों ने 5000 और नोटिंग चार्जेस किससे लिए होंगे, मुझसे, तो मेरा अकाउंट कम हो गया क्या। वो जो क्रेडिटर था वो क्रेडिटर मेरा फिर से क्रेडिटर बन जाएगा, जिसको मैंने थर्ड केस में बिल दिया होगा, तो वो क्रेडिटर मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। और इस बार कितने अमाउंट से बना, 5100। अब 5000 नहीं देने, अब उस क्रेडिटर को नोटिंग चार्जेस तो देने पड़ेगा ना, और मैं किससे लेने वाला हूँ, कटप्पा से। और लास्ट वाले केस में बैंक मुझे बोलेगी आपके भी आप में मैं नोटिंग चार्जेस पे कर रही हूँ और आप प्लीज़ हमारा अकाउंट वो रिवर्स करो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कुछ बात समझ में आई क्या? घर पे रिवाइज करते हो ना रे, पक्का सारे बच्चे? डन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक से ध्यान दो। देखो ध्यान देना और घर पे रिवाइज करना बहुत मेहनत का काम है। 100 में से 2-4 ही बच्चे कर पाते हैं, इसलिए वही 2-4 बच्चे जनरली पास होते हैं, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। बराबर है, आपको देखना है ये चीज़ सच है कि झूठ है। तो एक काम करो, मैं 1 महीना रिवाइज मत करो, 1 महीने बाद आपके सर पे इतना भयंकर प्रेशर आएगा कि आप बोलोगे मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में देता हूँ एग्ज़ाम और न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना। किसी को ट्राई करना ही है ना, तो प्लीज़ मत ट्राई करना, यकीन मानो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है। और सेम डे रिवाइज करो, क्योंकि देखो बेसिक हो गया, पीआरएस डिप्रिसिएशन स्टार्टिंग में देखा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज चल रहा है, यहाँ पे जहाँ जहाँ एंट्रीज आएगी वापस वो सारी चीज़ें बेसिक से वापस मैं बताऊंगा। मैं 50 बार आपको बता दूंगा, लेकिन घर पे एक बार आपने पढ़ना है। मैं जितने बार बताऊंगा उतने बार मेरा रिवीजन होगा, घर पे जब आप पढ़ोगे तो आपका रिवीजन होगा। एग्ज़ाम आप में और मुझ में किसको लिखना है, रिवीजन भी कौन करेगा, प्रैक्टिस भी कौन करेगा, बराबर है कि नहीं, बट उसमें हेल्प कौन करेगा, मैं। कुछ बात समझ में आ रही? रोल क्लियर है दोनों के एकदम? मैं भी रिवाइज करवाऊंगा क्लास के अंदर में बार बार। हम लोग कोई कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ा के नहीं छोड़े आज तक, हर एक चीज़ को हमने 10-10 बार देखा है क्लास में, भले वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से, डमी एग्जाम्पल की मदद से, या डाउट किसी का आया होगा तो उसकी मदद से। तो सिर्फ क्लास में ध्यान दो, जो घर पे आप क्लास में पढ़ रहे हो घर पे जाके सेम डे रिवाइज करो, और जो चीज़ नहीं समझ में आई वो पूछो, मुझे वापस पूछना है, ये कुछ समझ में आ रही है चीज़ें, ऐसे कुछ है ना। अभी ध्यान देना बेटा सबने, मैं एक काम करता हूँ, मैं अब तक आपको जो भी मैंने पढ़ाया मैं ना
चेक करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कैसे चेक करेंगे आप? कुछ मॉड्यूल के आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और कैसे। इधर है हमारे पास, दिख रहा है क्या? मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते आते आपको। ऐसे कितने बच्चे रहे जिनके पास मॉड्यूल है ही नहीं? ऐसे कितने बच्चे जिनके पास मॉड्यूल नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया अभी तक, या बट मॉड्यूल आया नहीं इन ट्रांजिट रास्ते में, मतलब आएगा, आए नहीं अभी तक इंस्टीट्यूट से? हाँ, आपके पास भी नहीं आए, सेम रीज़न। तो एक बार इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लो कि मॉड्यूल क्यों नहीं आया। कोई हेल्पलाइन नंबर दिया होगा ना, तो वहाँ पे एक बार बात कर लेना, ट्रैकिंग आईडी दे देंगे आपको कुरियर का। या फिर मॉड्यूल काफ़ी बार बच्चे सोचते हैं कि घर तक आएंगे, मॉड्यूल काफ़ी बार घर तक नहीं आते, आपको आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, जो भी आपका एरिया पिन कोड है, उस पोस्ट ऑफिस में जाके लाना पड़ता है। बराबर है? वो पोस्टमैन वो इतना बड़ा गट्ठा ऐसा उठा के घर पे नहीं ला के देगा। तो आपका जो एरिया पिन कोड डाला हुआ है, उस एरिया पिन कोड का जो भी पोस्ट ऑफिस होगा, वहाँ पे जाके मॉड्यूल आपको लाना होगा, है ना? आ जाओ, मुझे बताओ तो ज़रा, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन के अंदर में आपको एक चीज़ में तकलीफ आने वाली है, कौन सी? ध्यान से सुनना। मैच्योरिटी डेट, वो हम लोग पहले देख लेते हैं क्या, है ना? आ जाओ, है ना? एक ऐसा हेडिंग लिखो, टर्म ऑफ बिल। हेडिंग लिखो बेटा, आपकी नोट्स में लिखना है। मैं जो जो चीजें लिखवा के दे रहा हूँ वो सब आप आपकी नोट्स में लिखोगे बेटा। लिखो ऐसा, टर्म ऑफ बिल। टर्म क्या होता है, प्यार से इसको क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन। बराबर है? जनरली कितना होता है ये? मैक्सिमम 3 महीने। 3 महीने बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा 90 डेज का। यस और नो? तो टर्म ऑफ बिल ऐसा लिख लो, अगर दिया नहीं होगा तो। अच्छा, दिया इन्होंने, जनरली डज नॉट एक्सीड 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बिल। जनरली, यूजुअली, जरूरी नहीं है हर केस में। कभी 91 और 95 और 5 महीने का बिल आ गया तो ऐसा मत बोलना सर आपने तो 90 बोला था। इसलिए मैंने वर्ड क्या यूज किया? जनरली। यूजुअली कितना होता है टेन्योर इसका? 90 डेज। तो टर्म ऑफ बिल के नीचे लिखेंगे मुन्ना आप ऐसा लिखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डैश ड्यूरेशन यूजुअली 90 डेज, ड्यूरेशन यूजुअली डज नॉट एक्सीड 90 डेज। लिख लो बेटा, ड्यूरेशन डैश यूजुअली डज नॉट एक्सीड 90 डेज। लिखा सभी ने? अब बिल कैसे ड्रॉ करते हैं? बिल आफ्टर साइट भी हो सकता है और आफ्टर डेट भी हो सकता है। आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? ध्यान देना बेटा सब लोग। ए मुन्ना, देखो देखो देखो, आपने ऐसे लिखा है ना अभी ऊपर में, टर्म ऑफ बिल। मैक्सिमम 90 डेज, है ना? हर केस में नहीं रहेगा, अप्रोक्स ऐसा समझो। बिल जो ड्रॉ करते हैं कैसे हो सकता है? आफ्टर साइट। या कैसे हो सकता है? आफ्टर डेट। अब दोनों में फर्क क्या है, ध्यान से सुना, बहुत सिंपल है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखो जरा। आफ्टर साइट मतलब फॉर एग्जाम्पल बिल ड्रॉ किया 1 जुलाई 2023 को, इसका ड्यूरेशन है आपको समझाने के लिए 2 मंथ। बराबर है? और बिल एक्सेप्ट किया ऑन 5 जुलाई 2023 को। बताओ इस बिल का ड्यू डेट क्या रहेगा? बराबर है? चलो, बिल कौन सा था? आफ्टर साइट। बिल कौन सा था? आफ्टर साइट। तो यहाँ पे अब ड्यूरेशन कैसे निकलेगा?
आफ्टर साइट है तो स्टार्टिंग पॉइंट डेट ऑफ ड्रॉइंग रहेगा या बिल एक्सेप्टेड का डेट रहेगा? आफ्टर साइट है तो बिल किस दिन एक्सेप्ट किया है ना, उस दिन से ड्यूरेशन काउंट करना। वन मोर टाइम गाइस, अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया उस दिन से टेन्योर काउंट करना है। बिल अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया वहां से टेन्योर काउंट करना है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ से, यहाँ से नहीं। क्यों? सिंस बिल कैसा है? आफ्टर साइट। जब वो ड्रॉई उसे देखेगा, साइन करेगा, वहां से ड्यूरेशन शुरू होगा। बोल बेटा। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। तो बिल एक्सेप्टेड 5 जुलाई 2023। टेन्योर, ड्यूरेशन, कार्यकाल कितना था? 2 महीना। 5 जुलाई से 2 महीना, बताओ बेटा कितना होता है? आगे काउंट करो। 5 जुलाई से आगे 2 महीना, 5 जुलाई से आगे 5 अगस्त 1 महीना, 5 सितंबर 2 महीना। तो यहाँ पे क्या आ गया? 5 सितंबर 2023। अब हमेशा ध्यान रखना, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया है तो बिल के अंदर में 3 दिन का सामने वाले को मोहलत देना है पेमेंट करने के लिए। उस 3 दिन की मोहलत को, ड्रॉई को बेचारे को 3 दिन का तो समय दो, उस 3 दिन की मोहलत को क्या कहते हैं? ग्रेस पीरियड और ग्रेस डेज 3 डेज। 5 सितंबर के आगे 3 दिन, 5 के आगे क्या आता है? 6, 7, 8। ये आ गया आपका ड्यू डेट। कुछ बात समझ में आई सभी को? सर एक ग्रेस पीरियड हर केस में ऐड करना है? हाँ, अगर कुछ अलग से नहीं दिया है। सर अलग से क्या दे सकते हैं? मैं बताऊंगा अभी 5 मिनट में। डन? चलो आगे। सेम एग्जाम्पल लो। बिल कब ड्रॉ किया? 1 जुलाई। ड्यूरेशन 2 मंथ। बिल एक्सेप्टेड 5 जुलाई। बट इस बार बिल कौन सा है? आफ्टर डेट। बराबर है क्या? तो स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी बेटा? बिल ड्रॉन कब ड्रॉ किया था? 1 जुलाई। सिंस कौन सा बिल है? आफ्टर डेट। जिस डेट को बिल ड्रॉ किया वही डेट से चालू कर देना, आफ्टर दैट डेट। 1 जुलाई से आगे टेन्योर कितना है? 2 मंथ। 1 जुलाई से आगे 2 महीना। रुको, 1 जुलाई से आगे काउंट करो। 1 महीना 1 अगस्त। महीना 30 दिन का है कि 31 दिन का है कि 28 दिन का है? दिमाग को तान देने की जरूरत नहीं है। मंथ में दिया है ड्यूरेशन। किस में दिया है? मंथ में। तो काउंट भी कैसे करेंगे? मंथ में। 1 जुलाई से 1 महीना 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 महीना 1 सितंबर। तो यहाँ पे कितना लिखूं मैं? 1 सितंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड। 2, 3, 4। ये बात समझ में आई क्या सभी को? ये लिख लो, टर्म ऑफ बिल। कितने टाइप के बिल हो सकते हैं? 2, आफ्टर साइट एंड आफ्टर डेट। आफ्टर साइट है तो ड्यूरेशन कहाँ से काउंट करना है? अपना डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर आफ्टर डेट होगा तो नॉर्मल जिस दिन बिल ड्रॉ किया वहां से काउंट करना है। सिंपल है ना? डाइजेस्ट हो रहा है सभी को? लिख रहे हैं ना सब लोग? लिखो इसमें। मत बोल, अरे सब डर जाएंगे बाद में। डन? लिखा है सभी ने? डन? ऑल सेट। इसलिए मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बाद में लेता हूँ, पहले बेसिक लेता हूँ, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों ने लेटेस्ट में पढ़ा रहता है ना, तो उनके अंदर जो ज्ञान का उफान चलते रहता है। ऐसी चाय कैसी उफनती तो बस बाहर आ जाती है ऐसे। तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कभी भी फाउंडेशन की बैच में पहले नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चों ने ताज़ा ताज़ा पढ़ा रहता है और उसके भरोसे बच्चे बोलते भी है काफ़ी सारे, आएगी सब चीज़ें।
शांताबाई, रिलैक्स, कंट्रोल योर इमोशंस। डन, लिखा सभी ने? रोल करूं क्या? उसके बाद आ जाओ, एक्सपायरी और ड्यू डेट क्या है? जिस दिन बिल का पेमेंट करना है वो हमारे लिए ड्यू डेट है। डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहेगा। लिख लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कौन से केस में 3 दिन का ग्रेस पीरियड नहीं आएगा? ये 3 दिन में, ये तीनों केसेस में नो ग्रेस पीरियड। अगर बिल में ऐसा लिखा है ऑन डिमांड, डिमांड करते ही देना पड़ेगा, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। एट साइट, देखते ही गोली मार दो उसको, एट साइट। या फिर ऑन प्रेजेंट पेमेंट, जिस दिन पे ही तुमको बिल प्रेजेंट करेगा सेम डे पेमेंट करना है। ऑन प्रेजेंट पेमेंट, प्रेजेंट करते ही देना है। तो अगर इस तीनों में से कोई भी केस है तो फिर ग्रेस पीरियड ऐड नको करने का, बरोबर है? ये लिख लो, नो ग्रेस पीरियड इन द फॉलोइंग 3 केसेस। लिखो, नो ग्रेस पीरियड इन द फॉलोइंग 3 केसेस। डन, लिखा सभी ने मुन्ना? ऑन डिमांड, एट साइट, आफ्टर साइट नहीं है वो, एट साइट देखते ही, और ऑन प्रेजेंटमेंट। लिखा सभी ने? डॉन, अभी आप लोगों के पास में इतनी सारी चीजें लिखी हुई आगे रहेगी। इसके बाद में आपने ऐसा लिखा है ना, नो ग्रेस पीरियड इन फॉलोइंग 3 केसेस। अगर बिल कैसा है? ऑन डिमांड, या फिर बिल कैसा है? एट साइट, या बिल कैसा है? ऑन प्रेजेंटमेंट। इन तीनों भी केसेस में नो ग्रेस पीरियड विल बी एडेड। यानी जो आपका आंसर आ गया, देखो यही आंसर रहेगा ना फिर, यस और नो? चलो आगे, पक्की बात। उसके बाद लिखो, इफ ऑन द ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट के दिन if there is a public holiday, then आपका नया वाला ड्यू डेट कैसे आएगा? प्रीसीडिंग डे ऑफ दैट ड्यू डेट। जो भी आपकी ड्यू डेट आ रही है उस ड्यू डेट के दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो आपका नया ड्यू डेट कौन सा रहेगा? उससे पहला दिन। पब्लिक का पी, प्रीसीडिंग का पी, याद रखने के लिए। पब्लिक हॉलीडे का पी, प्रीसीडिंग डे का भी पी। तो प्रीसीडिंग वर्ड बहुत भारी लगता है, ठीक है, प्रीवियस डे लिख ले, ठीक है। पब्लिक का पी, प्रीसीडिंग का पी। सर मतलब देखो देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। मान लो इस 8 सितंबर को पब्लिक हॉलीडे है, सर एग्जांपल संडे, संडे पब्लिक हॉलीडे है ना। मान लो फॉर एग्जांपल 8 सितंबर को संडे आ रहा है, पब्लिक हॉलीडे है, तो बताओ बिल का ड्यू डेट क्या रहेगा? देयरफॉर न्यू ड्यू डेट विल बी 7 सितंबर। डन, कितना इजी था। इफ ऑन ड्यू डेट, यहाँ पे प्रीवियस वर्किंग डे लिखो, ऐसा प्रीवियस वर्किंग डे। काफी सारे बच्चों के मन में आलतू फालतू सवाल आ रहे थे, सबको एक साथ फुल स्टॉप लगा दिया हमने, वर्किंग ये वर्ड ऐड करके। अब किसी के भी मन में कोई भी सवाल है तो बिल्कुल आप खुलेआम पूछ सकते हो। अब कुछ बच्चा बोलेगा ना, सर 8 सितंबर को संडे है, 7 सितंबर को एकादशी है,
तो मैंने वर्ड क्या लिखा है पे ध्यान नहीं था कि आपका प्रीवियस वर्किंग डे 6 सितंबर। सर 6 सितंबर को दिवाली आ गई। प्रीवियस वर्किंग डे 5 सितंबर। सर 5 सितंबर को कुछ और फलाना ढिमका टिमका पब्लिक हॉलीडे आ गया 4 सितंबर। वर्ड क्या है? प्रीवियस वर्किंग डे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? नेक्स्ट, सडन हॉलीडे आ गया तो मिल्खा सिंह रेस जीत गया और प्रधानमंत्री ने पूरे देश को छुट्टी दे दी। अचानक हॉलीडे आ गया, कोविड। सडन हॉलीडे, सडन, सडन, अचानक से कोविड, कोविड है ना। भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, हॉलीडे, स्कूलें बंद, सब बंद। सडन हॉलीडे आ गया तो सडन का एस, सक्सीडिंग का एस, देन आपका ड्यू डेट क्या रहेगा? नेक्स्ट, और सक्सीडिंग वर्किंग डे। ये वर्किंग वर्ड कितना प्यारा है रे। बच्चे कुछ भी जुगाड़ पानी लगाए। सर अगले दिन संडे आ गया तो, अरे क्या बोला है? नेक्स्ट वर्किंग डे मंडे, मंडे को दिवाली है ट्यूसडे, ट्यूसडे को होली है वेडनेसडे, नेक्स्ट वर्किंग डे। ऑल सेट? क्या समझ में आया क्या रे सभी को? क्या ब्रह्मांड का कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आप ड्यू डेट निकाल पाओगे क्या? चेक करूँ क्या? ठीक है, अभी चेक कर। इसको पहले बंद करके रखता हूँ, है ना। आ जाओ, ध्यान देना। ये लिख लिया सभी ने? चल मुन्ना, ध्यान दे बेटा। अच्छा, ये है ड्यूरेशन अपना। यहाँ पे टेन्योर कैसा था? मंथ में। हमने काउंट में के काउंट भी कैसे किया? मंथ में। ड्यूरेशन अगर डेज में है तो आप काउंट भी क्या करोगे? डेज। ड्यूरेशन वीक में है तो आप काउंट क्या करोगे? वीक। वीक्स का जनरली आता नहीं है, डेज या मंथ का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं डेज में भी दूँ तो चलेगा ना। जैसे आपने 1 जुलाई से आगे 3 दिन काउंट किया तो क्या आया? 2 3 4, 3 दिन आगे 4 जुलाई। 10 दिन काउंट करना है तो 1 से आगे 11, 1 जुलाई से आगे 30 डेज काउंट करना है तो 31 जुलाई। यस और नो? 1 जुलाई से आगे 25 दिन काउंट करना है तो 26 जुलाई। 1 फरवरी से आगे 29 डेज काउंट करना है तो 1 मार्च। सही है ना? मैंने बोला, मैंने लीप ईयर ऐसा बोला तो अजम्पशन क्या लोगे? कॉमन सेंस वाला या एबनॉर्मल अजम्पशन? लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है? और कॉमन सेंस क्या है फिर? शायद ये लीप ईयर नहीं होगा, बराबर है ना। एबनॉर्मल अजम्पशन नहीं लेने का। डन। तो अब फिर से बताओ, 1 फरवरी को मैंने बोला 29 डेज है, तो बताओ अब क्या आएगा? वेरी गुड, अब बच्चे होशियार है सब। आ जाओ, ध्यान देना सब लोग। बताओ एग्जाम्पल नंबर 1। चलो मुन्ना, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। यहाँ पे भी तो सवाल है अपने पास, रुको ना, फिर यही सॉल्व करते हैं। फालतू क्वेश्चन है। हाँ लिखो। बिल ड्रॉ किया। पहले एक बार देख ले मुन्ना मैं कैसे लिख रहा हूँ। बिल एक्सेप्टेड, ड्यूरेशन, बिल ड्रॉन, बिल एक्सेप्टेड, बिल ड्यूरेशन। नया क्वेश्चन पैदा हो रहा है, देखो 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 देखो। डेट कब ड्रॉ किया मैंने आपको समझाने के लिए।
1 जुलाई 2023 बिल एक्सेप्ट किया है 2 जुलाई 23 ड्यूरेशन है इसका 30 days type of the bill after date फिर उसके बाद 10 अगस्त 14 अगस्त 40 days after sight on presentment question number 3 2 जुलाई 2 जुलाई 45 days after sight on demand question number 4 2 जुलाई 2 जुलाई 3 month at site चलो चारों केस में निकाल के बताओ 4 क्वेश्चन दे दिए मैंने आप लोगों को किसका 4th क्वेश्चन का क्या बोले बस एट साइट 4th क्वेश्चन में बोला नहीं है बिल आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है जब कभी भी बोला नहीं है बिल आफ्टर डेट या आफ्टर साइट है तो क्या अज्यूम करना आफ्टर डेट ये भी लिख लो अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन क्या अज्यूम करना बिल कौन सा है आफ्टर डेट यानी डेट ऑफ ड्राइंग से लो 4th वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया चलो करो सॉल्व किसका किसका आंसर आता है जल्दी जल्दी से लिखो एकदम सॉल्व करो शौर्य फिर से अपसेंट है क्या बोले डायरेक्ट लिख इनडायरेक्ट लिख ऐसे भी लिखो आंसर चाहिए थोड़ा लिख ले तो पेन घिसेगा नहीं ना मुन्ना फेयर बुक में हर कोई लिख रहा है ऐसा मैं सोच रहा हूँ फेयर बुक में सॉल्व करो रफ में मत करो हाँ हाँ किया सॉल्व सभी ने
डन। हाँ इधर सॉल्व किया। क्वेश्चन नहीं लिखा अभी तक मुन्ना। देखिए इसने तो क्वेश्चन भी नहीं लिखा अभी तक। पीछे उधर। हाँ आया आंसर। बोल रहे आएगा आंसर। कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा सर आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन तो बताओ यार। अरे अभी तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा, मैं फिर भी प्रेजेंटेशन बता देता हूँ आपको। देखो ट्राई किया गया सभी ने। सभी ने ट्राई किया मुन्ना इधर। इधर कॉर्नर से बेटा किया ट्राई। देखो मैं बता रहा हूँ प्लीज ध्यान देना। ठीक है देखो ध्यान दो। ये मुन्ना देख मैं पहले वाले का आंसर यहां लिख रहा हूं। डेट ऑफ ड्राइंग डीओडी। डीओडी डेट ऑफ ड्राइंग। और इसमें आफ्टर डेट है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? डेट ऑफ ड्राइंग। आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। यहां पे कुछ बोला नहीं है तो डेट ऑफ ड्राइंग। बराबर ना? आप कुछ बोला नहीं है तो आफ्टर डेट समझना हो, डेट ऑफ ड्राइंग। लो भैया मैंने स्टार्टिंग पॉइंट तो डिसाइड कर लिया, आधा काम तो मेरा यही हो गया। चलो तो डेट ऑफ ड्राइंग और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस एज द केस में भी बताओ। पहले वाले क्वेश्चन में आफ्टर डेट है तो क्या लूं? बरोबर ना? बोलो ड्यूरेशन कितना है? ड्यूरेशन 30 दिन। बोलो कितना आया? 1 जुलाई से आगे 30 दिन। 31 जुलाई। ऑन डिमांड है, जीपी 0। बोलो ड्यू डेट क्या आया? अरे इतना सिंपल था ये। किसका किसका आंसर आया? वेरी गुड वेरी गुड आया। वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में? हाँ चलेगा, एक फॉर्मेट लिख लेना कोई भी, है ना? उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन। हाँ मुन्ना। आफ्टर साइट है तो शुरुआत क्या लू? पॉइंट कौन सा लू? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या था? 14 अगस्त। बोलो ड्यूरेशन कितना है? 40 डेज। 14 अगस्त से 40 दिन कैसे काउंट करना है मुन्ना? चलो देखो 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 शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 14 अगस्त से आगे 40 दिन 15। 14 से काउंट नहीं करना। 14 से आगे 15 तक एक दिन होता है ना, तो 15 हो गया नहीं, एक दिन हो गया। 16 17 18 19 20 कितने दिन हो गए? 6 दिन। 20 अगस्त तक। फिर 21 से 30 कितने होते हैं? 10। 10 और ये 6 16। और ये अगस्त 31 का महीना है तो 31 17, यानी अगस्त में कितने दिन हो गए? 17। शॉर्टकट 14 से 31, 31 माइनस 14 कितना होता है? 17। तो अगस्त के कितने दिन? 17। अगस्त के कितने दिन? 17। बरोबर है ना? हाँ चलेगा ना? मेरे पास कैलसी नहीं है, आप गरीब आदमी। उसके बाद टोटल कितने दिन थे? 40 थे ना? तो सितंबर में जा रहे हैं ना हम लोग। और कितने चाहिए? 40। 17 को 40 बनाने के लिए और कितना चाहिए? मतलब 23 सितंबर। सर बोला है कैलसी पे 23 सितंबर कैसे आता बता? 23 सितंबर आएगा कैलसी पे? हम्म। आ रहा है ना पक्का? बोलो यहाँ पे ये कितना लिखूं? वेरी गुड। डन। नेक्स्ट। हाँ बेटा।
2 जुलाई था, 2 जुलाई था, आफ्टर साइट है तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस तो कोई भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है ना। 2 जुलाई, बोलो ड्यूरेशन 43 दिन, बोलो बेटा कितना आया। 2 जुलाई से आगे 45 दिन काउंट करो, 16th ऑफ अगस्त। चलो 2 जुलाई से आगे 45 दिन कैसे काउंट करना है, क्या है बेटा 16th ऑफ अगस्त। चलो काउंट करो 2 जुलाई से आगे 31 जुलाई तक कितने दिन होते हैं, 29 डेज, और 45 करना है ना टोटल, तो और कितने चाहिए 16, तो 16 अगस्त क्या, यस और नो, ऑन डिमांड है। ग्रेस पीरियड कितना है, अरे सही है ना गाय, और यहाँ पे 2 जुलाई से आगे 3 महीना, बोलो ड्यू डेट क्या आई आपकी, अरे बोलो ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 नवंबर कौन बोला रे, बोलो ना आंसर क्या आया, गलत जवाब, पब्लिक हॉलीडे, यस और नो, सिंपल है कि नहीं, कुछ था इसमें, तो ये रहा आपका आंसर, प्रीवियस वर्किंग डे। हाँ वो पता ही है ना, बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है ना, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त आपका इंडिपेंडेंस डे, और उसके बाद और कौन सा है आपका 26 जनवरी है, तो ये पब्लिक हॉलीडे है, ये पता है, ऐसा इंस्टीट्यूट सोचती है कि आपको ही पता है। लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स देखता हूँ, उसके अंदर में पूछा रहता है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो कुछ बच्चों को, लोगों को वो भी मालूम नहीं रहता, पता रहेगा ना। चलो वो एक रील ऐसी वायरल हो रही थी, उसमें लिखा था 1 kg वेट के कॉइन है और 1 kg वेट की नोटें है 100 रुपए की, ज़्यादा वेट किसका रहेगा, तो लोग कहते हैं 1 kg कॉइन। आंसर क्या आया था आपका लास्ट वाले केस का, हाँ आपका लास्ट केस का आंसर क्या आया था, आया भी सब, क्या आया क्या, चलो डन, सभी का आया क्या आंसर, लिख लिया सभी ने। लास्ट वाले केस में करेक्शन कर लेना बेटा, जिसका भी 2 अक्टूबर आया होगा आंसर, तो पब्लिक हॉलीडे प्रीसीडिंग डे 1 अक्टूबर, डन। चलो आगे बढ़ो, और आज का होमवर्क ले लो अब, मुन्ना आज का होमवर्क लेना आप सब लोगों ने, यही क्लास वर्क ही है, होमवर्क नहीं दे, क्लास वर्क ही करो, कोई होमवर्क नहीं, यही सॉल्व करना है सभी ने, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, ट्राई करना है, इन द बुक्स ऑफ सुजाता, सुजाता कौन है, ड्रॉवर, ठीक है, बस ये इतना ट्राई करो, नहीं आए तो भी चलेगा, बस ट्राई करना है। अच्छा मैं जब भी ऐसा बोल देता हूँ नहीं आए तो भी चलेगा, तो बच्चे ट्राई करते हैं क्या, कंपलसरी में होमवर्क इसलिए नहीं बोलता हूँ, ये तो बच्चे और बोलेंगे यार अभी हमको नहीं आ रहा है और ये सर ने कंपलसरी बोला है मतलब सर नहीं कराएंगे, मैं बस आपका मोरल सपोर्ट या मोरल बूस्ट करने के लिए आपको बोल देता हूँ कि ट्राई करो, वैसे आ जाएगा सभी को, ट्राई करना है, डन। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन नंबर 1,